तो आइए मैं आप लोगों को आज 2021 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसका आंसर बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे और हो सकता है इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, कुछ शॉर्ट बन जाए, कुछ लॉन्ग बन जाए और कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो आइए हम आपको 2021 में पूछे गए प्रश्नों के आंसर हम आपको बताते हैं। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है जीएमओ पर प्रकाश डालें। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या है मेरे बच्चों? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का आंसर होगा कि ऐसे जीव जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बाहरी जीन को प्रवेश कराकर उसके गुणों में हेराफेरी किया गया हो या उसके गुणों में परिवर्तन किया गया हो, तो वैसे जीव को हम जीएमओ कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन है, रोजी काउ है, ये सब जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि जीन को प्रवेश कराया गया है तो बीटी कॉटन है, बीटी टोबैको है, बीटी पोटैटो है, ये सारे जीएम क्रॉप होते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, आपको टीएस ऑफ ओवरी का नामांकित बनाना। देखिए ये जो टीएस ऑफ ओवरी है इसका इस तरह का हम लोग ओवरी का नामांकित चित्र बनाते हैं। ये ओवरी है, ह्यूमन ओवरी है और ये ह्यूमन ओवरी का टीएस ऑफ ओवरी, इसके अंदर आफ्टर एमसी पहले फॉलिकल सेल बनते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल सेल बनते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल सेल से टर्सरी फॉलिकल सेल बनते हैं, फिर इसके बाद मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनते हैं, ये मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनते हैं। इसके बाद जब ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है, जब ओवम बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte होता है, जब ये बाहर निकल जाता है ओवुलेशन की क्रिया जब हो जाती है, तो ओवुलेशन क्रिया के बाद ओवरी में कॉर्पस लुटियम बनते हैं, और ये कॉर्पस लुटियम भी विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद तब यहाँ से कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें हम लोग इसको प्राइमरी फॉलिकल से पीएफसी, इसको हम लोग बोलते हैं एसएफसी बोलते हैं, इसको हम लोग टीएफसी बोलते हैं और इसको हम लोग मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियल फॉलिकल बोलते हैं। तो ये हो गया आपको टीएस ऑफ ओवरी का नामांकित चित्र होता है कि इसके हम लोग ह्यूमन के टीएस ओवरी का नाम, सिर्फ नाम लिखना है, वर्णन नहीं करना है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है 2021 में। हम इतना बना देंगे 2 मार्क्स सॉलिड आ जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आइए तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल है एमनियोसिस क्या है, इसके कारक और इनका नाम बताएं एवं इस रोग के लक्षण का। एमीबियासिस, तो देखिए अमीबियासिस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्री भी बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक परजीवी के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोन के द्वारा डिसेंट्री या अमीबियासिस होता है। ये अमीबियासिस एक प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। इनके लक्षण है कि बार बार शौचालय जाना, पेट में ममोरे के साथ दर्द होना, स्टूल का पतला होना और भूख में कमी होना, ये लक्षण है अमीबियासिस का। अब आइए चौथा सवाल है। चौथा सवाल हम लोगों को है, इसमें चौथा सवाल में है एलर्जी क्या है। तो आइए मेरे बच्चों एलर्जी के बारे में जाने कि एलर्जी क्या है। एक प्रकार का घृणात्मक रोग होता है। एलर्जी घृणात्मक रोग है और एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को हम एलर्जेन कहते हैं। जिसके कारण एलर्जी रोग होगा हम उसको एलर्जेन कहते हैं।
और देखिए एलर्जी जो होता है वो विटामिन जो एंटीबॉडी IgE के कारण होता है। जब एलर्जेन शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में मांस सेल को प्रभावित करता है, और जब मांस सेल प्रभावित होते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये दोनों रसायन स्रावित होते हैं। तो हिस्टामिन के मुख्य रूप से हिस्टामिन के स्रावित होने पर ही एलर्जी नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग ये एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी मोलेकुल का हमको नामांकित चित्र बनाना है। देखिए एंटीबॉडीज का नामांकित चित्र कैसे बनेगा, इसमें जो नामांकित चित्र बनाना है ये आपको ये एंटीबॉडीज का नामांकित चित्र होता है। इसमें दो पेप्टाइड पूरे जो है चार एंटीबॉडीज में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें एक होता है हैवी और एक होता है लाइट। इसलिए हम इसको H2L2 चेन भी कहते हैं, H2L2 चेन भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज मोलेकुल्स ये एंटीबॉडी मोलेकुल्स का नामांकित चित्र होता है। इसका सिर्फ वर्णन नहीं करना है, नामांकित चित्र बनाना हम लोग को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब पांचवा सवाल, इसके बाद देखिए पांचवा सवाल में एंटीबॉडी में छठा सवाल जो हम लोग को देखते हैं, छठा सवाल है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है और भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 हॉट स्पॉट के नाम बताएं। तो देखिए जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते किसको है कि धरातल का वह भूभाग जहां पर जैव विविधताएं अधिक हो और उसमें कोई एक भी कमी हो, किसी एक भी संसाधन की कमी हो, तो ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो हॉट स्पॉट है उसमें 2 का नाम बताना है। तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, एक हो गया पूर्वी घाट और एक हो गया पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ये 2 हॉट स्पॉट। हालांकि भारत में 3 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तीसरा हॉट स्पॉट जो है वो इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र, याद रख ले, इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। और ये भी याद रखें कि भारत में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 3 है और विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 34 होते हैं। अब देखिए 7वां है रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो मेरे बच्चों ब्लड के काम आप पहले भी जान चुके होंगे, हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं। और आप लोगों को जानकारी दे दें कि अहमद बायोलॉजी स्टडी सेंटर का सराही नमक गोदाम रोड में ऑफलाइन क्लास चल रहा है 6 जनवरी से, और इस्लामिया चौक पर 6 जनवरी से ऑफलाइन क्लास चल रहा है। वहां पर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 का बैच है। जबकि नमक गोदाम रोड सराही में आपको सुबह 6 से 7, 7 से 8, 11 से 12 और दोपहर में 3 से 4 ये सारे के सारे बैच ऑफलाइन क्लास में चल रहा है और मजे से चल रहा है। जो बच्चे इच्छुक हो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन क्लास को, वो सहरसा के नमक गोदाम रोड सराही में या फिर इस्लामिया चौक के आप जो है आइडियल कैंपस में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको ब्लड के काम के बारे में जानना है। मैं आपको बता दूं कि ब्लड के काम अनेक होते हैं, जिसमें मुख्य काम है शरीर के तापमान को कांस्टेंट बनाए रखना। नंबर 2 में है पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन। नंबर 3 में है हार्मोन का परिवहन। नंबर 4 में है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, जैसे ब्लड क्लॉटिंग को बना रखना, ब्लड क्लॉटिंग जब कटता फटता तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करना। और 5वां काम होता है कि ब्लड में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो पैथोजेन से सुरक्षा में भी सहायक होते हैं।
ये सारे काम हैं हमारे ब्लड के। 7वां सवाल 8वां सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव को। मेरे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग अभी देश में और देश के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी तबाही मची हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है मेरे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग है विश्व स्तरीय वायुमंडलीय तापमान में जो अत्यधिक वृद्धि होती है, हम उस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विश्व स्तरीय तापमान में जो बढ़ोतरी है, उस बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई प्रकार के प्रभाव जन जीवन पर पड़ता है। नंबर 1 में तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, नंबर 2 बाढ़ और वर्षा का अनियंत्रित होना, नंबर 3 खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित होना, और नंबर 4 जो है वो बांझता जो है, बांझता पशु में बांझता की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है, और लोगों में असमय बुढ़ापा। ये सारे के सारे जो इफेक्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम, ये 9वां सवाल है। क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम मेरे बच्चों, क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार के सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। और ये इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या ये मेल के लिए XY होता है, परंतु यहाँ पर ये जब एक एक्स की वृद्धि हो जाएगी तो ये कहलाएगा क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम। और हम क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम को 44 + XXY के द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें कुल क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाती है वो 47 हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो हम उसे क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम सिर्फ मेल चाइल्ड में होता है। और मेल चाइल्ड में इस सिंड्रोम के कारण कई प्रकार की जो है वो व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है, और उसके अंदर स्टेरिलिटी भी आ जाती है। ये सब के सब क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अब आइए 10वां सवाल है। 10वां सवाल है हम लोग को इनब्रीडिंग क्या है। इनब्रीडिंग देखिए, ऐसे तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में भी आपके पास क्वेश्चन होगा। यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये तो इनब्रीडिंग है, ये 10वां नंबर पर 9वां नंबर पर है और किताब में क्वेश्चन बैंक में, और ये क्लेनी-फिल्टर सिंड्रोम 10वां नंबर पर है। ये आगे पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हम बता रहे हैं। तो आप देखिए इनब्रीडिंग क्या होता है। एक ही नस्ल के, याद रहे, एक ही नस्ल के मेल और फीमेल पशुओं के बीच जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है हम उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच जब ब्रीडिंग की क्रिया होती है तो हम उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। और ये एक प्रकार के पशु प्रजनन विधि होते हैं। इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसके नए जो पशु होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। अब आइए हम लोगों को देखना है परखनली शिशु किसे कहते हैं या क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रकार के ART मेथड होते हैं। इस मेथड में प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब के भीतर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। और इस जायगोट को हम फीमेल के बॉडी में टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित कराकर हम बच्चे को जन्म करवाते हैं, जन्म दिलवाते हैं, विकसित कराते हैं। तो इस विधि से जो बच्चे जन्म लेते हैं हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग फीमेल, जो स्ट्राइल फीमेल होती है, जो बांझ फीमेल होती है, उसमें संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब कह रहे मरुस्थलीय पौधे के इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान रहे, मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत नागफनी आते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब उस पौधे में क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा? तो देखिए, नंबर 1 उसके जड़ काफी गहराई तक जाएगा, काफी गहराई तक विकसित होगा।
नंबर 2 तना मोटा एवं मांसल हो जाएगा, और नंबर 3 उसके पत्ते कांटे में, महीन कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण वाष्पसंदन क्रिया कम होती है और ये जल के क्षति को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए मेरे बच्चों अगला सवाल, अल्कोहल के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन आवर सोसाइटी या इन आवर बॉडी। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, अभी जिस उम्र में हैं आप लोग, उस उम्र में अल्कोहल के इफेक्ट की जानकारी होगी भी और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे शरीर के लिए और हमारे समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक है, अत्यधिक घातक है। और आप देखे होंगे परिवार में, समाज में, टोले मोहल्ले में कई परिवार ऐसे होंगे जो अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के सेवन से उसका परिवार बर्बाद हो गया होगा, तबाह हो गया होगा। तो आपको जानकारी पड़ोसियों से भी मिली होगी, अपनों से भी और रिश्तेदारों से भी मिली होगी कि अल्कोहल का क्या क्या प्रभाव है, और बाकी प्रभाव आप मुझसे सुन लें, हम बता देते हैं, है ना मेरे बच्चों। जो जानकारी आपको है अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि आप देखे होंगे, लोगों को प्रैक्टिकली देखे होंगे अपने जीवन में कि आपके समाज में, आपके परिवार के अगल बगल भले अच्छे इंसान, भले मानुष, जेंटिल इंसान, और शराब के कारण उसके कैसा उसका हाल हुआ, कैसी उसकी जिंदगी गुजरी, उसके बाल बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके घर पर क्या प्रभाव पड़ा, आप इससे अवगत होंगे या नहीं, तो जानकारी जुटा लेंगे। चलिए नंबर 1 कि लगातार अल्कोहल के सेवन करने से नर्वस सिस्टम शिथिल हो जाता है, और नर्वस सिस्टम के शिथिल होने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल के सेवन से आर्थिक तंगी आ जाती है। अल्कोहल के सेवन से कई प्रकार के खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहल के सेवन से सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। अल्कोहल के सेवन से जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसमें कमी आ जाती है। अल्कोहल के सेवन से उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है, और अल्कोहल के सेवन से पारिवारिक जीवन भी बेघर हो जाता है, दूभर हो जाता है। समझ में आ गया मेरे बच्चों, ये है अल्कोहल के प्रभाव। अब आइए हम लोग देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी, ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षी। आप प्रतिरक्षी के बारे में जानते होंगे कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उस सुरक्षा तंत्र को ही हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यहाँ पर है प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात, एक जन्म के बाद उपार्जित। तो जो हमको अभी जो बताना है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं जो प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद हो, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हमारा त्वचा, जैसे आँख, जैसे मुंह के लार, आँख के आंसू, ब्लड के जो WBC है, ठीक है, आमाशय के जो HCl है, ये सब के सब हमारे इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं। फिर ध्यान रखिए, एक कई हम लोग बांटते हैं, फिजिकल इम्यूनिटी, बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनेन, सेलुलर बैरियर, ये सब के सब आता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। और ये सारे के सारे इम्यूनिटी हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब मेरे बच्चों अगला सवाल है 15वां सवाल, यह ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना है। मेरे प्यारे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप पढ़े होइएगा, 6ठा चैप्टर में पढ़े होइएगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, के न्यूक्लियस में, याद रहे न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ जो न्यूक्लियस में जो DNA होता है, और DNA से जो mRNA बनता है, mRNA जो बनता है, DNA से जो mRNA बनता है, तो न्यूक्लियस में DNA से mRNA बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मेरे बच्चों ये जीन एक्सप्रेशन मेथड है, इसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत भी लाते हैं, क्योंकि DNA से ये जीन स्थानांतरित होता है mRNA के रूप में, और ये प्रोटीन निर्माण करने की इनिशियल स्टेज भी होता है, ये आरंभिक अवस्था भी होता है। तो एक लाइन का परिभाषा है मेरे प्यारे कि DNA से
आनुवंशिक पदार्थ को एमआरएनए के रूप में स्थानांतरित होने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्लियर है? आज मेरे बच्चों अब देखिए, हम लोग को बायोपायरेसी, जैव डकैती, डकैती का नाम तो सुने हो जाएगा, चोरी भी होता है छुपा करके, और डकैती होता है दिखा करके, जबरन छीन करके ले जाना, जबरन किसी का सामान उठा के चल देना, इसको हम लोग डकैती कहते हैं। तो डकैती यहाँ पर हम लोग बायोपायरेसी, जैव डकैती मतलब क्या हो गया कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या किसी बाहरी देश के द्वारा किसी देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति के और बिना क्षतिपूर्ति के भुगतान का करता हो तो हम उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। मतलब जबरन वो आकर के हमारे संसाधन का उपयोग करे, न तो हमारी अनुमति ले, न हमारे क्षतिपूर्ति का भुगतान करे, और जबरन हमारे संसाधन का उपयोग करे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब देखिए अगला सवाल है, मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? आप लोग पढ़े होंगे मेरे क्लास में, ऑफलाइन में और दूसरे जगह भी आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पढ़े होइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर, गार्डन पी प्लांट पर प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद उनको सफलता मिली। किसके लिए? जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस, आनुवंशिक गुणों के वंशागति के नियम को प्रस्तुत करने में। तो सफलता के कारण क्या थे भाई? सफलता के कारण थे कि पहले तो एक वर्षीय पौधे को चुने, और ऐसा पौधा जो हर मौसम में हर जगह उगाया जाता हो। तो एक तो पौधे का सिलेक्शन वो बहुत शानदार किए। नंबर 2, वो ऐसा पौधा, मटर के पौधा, जिसमें उन्होंने 7 विपरीत लक्षण उसको एक ही पौधा में मिल गया, तो अलग अलग लक्षणों की प्राप्ति के कारण। और तीसरी बात, उस पौधे में जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आसानी से होता है उसके कारण। और चौथी बात, इससे प्योर लैंड प्लांट अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। इन सारे कारणों से मेंडल को इस प्रयोग पर सफलता मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडल के प्रयोग को सफल होने में कई कारण सहायक। अब आइए हम लोग देखते हैं कपलिंग और रिपल्सन। कपलिंग क्या होता है मेरे बच्चों? कपलिंग जैसे देखिए, जब दो गैमेट के जायगोट आपस में जुड़ते हैं, दो गैमेट के जायगोट, जो दो गैमेट के जो क्रोमोसोम होते हैं, वो दो गैमेट के क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ते हैं, हम इस क्रिया को कपलिंग कहते हैं। और रिपल्सन, जब पेयर जीन आपको अलग हो जाते हैं, अगले जनरेशन में जाकर के जब अलग हो जाते हैं, तो हम इसको रिपल्सन कहते हैं। अगले जनरेशन में जब पेयर जीन का अलग होना रिपल्सन कहलाता है। अब देखिए, अब आप लोगों को 19 का क्वेश्चन बता रहे हैं। 19 का डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 2 एंजाइम को लिखना। और देखिए, एक बता रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी तो बीत चुका, लेकिन अगल बगल में गीत नाच चल रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको लक्ष्य निर्धारित करना है 2 फरवरी को परीक्षा पर, अर्जुन के बाण के तरह से उसी पर लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे अर्जुन का जो बाण का जो ध्यान था, वो चिड़िया के आंख पर था, पेड़ के पत्ते पर नहीं था मेरे बच्चों। इसलिए आपका ध्यान अहमद सर के आंसर पर होना चाहिए, न कि अगल बगल के म्यूजिक पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए 19 का सवाल है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में जो एंजाइम भाग लेते हैं उसका बताइए। 2 एंजाइम, एक है हेलिकेज और दूसरा है परमिएज। हेलिकेज जो होता है वो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में सहायक होता है, और परमिएज जो होता है उसका जो रीस्टैंड फॉर्म करता है उसमें सहायक होता है। तो अब आइए, आपको 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोपेगेशन। और इसके कारण इससे जो उत्पादित पौधा होता है उसकी उपयोगिता या विशेषता क्या है?
तो मेरे बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में या टिश्यू कल्चर के द्वारा बड़े स्तर पर, कॉमर्शियल लेवल पर जो हम नए पौधे, छोटे पौधे का उत्पादन करते हैं, हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग जो है जो सब्जी के वाला पौधा और फल वाले पौधे को विकसित करते हैं। तो फल और सब्जियों का उत्पादन जो होता है पौधे का बड़े पैमाने पर, वो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार के प्लांट ब्रीडिंग मेथड होते हैं। और इस विधि से जो पौधा उत्पन्न होता है वो अधिक उपज देने वाले भी होते हैं और इसके फूल फल बड़े साइज वाले भी होते हैं। अब आइए हम लोगों को देखना है, चलिए मैं आज आप लोगों को 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, हमको उम्मीद है कि इससे आपका बहुत सा समस्या हल हो जाएगा और बोर्ड के एग्जामिनेशन में संभावनाएं भी हैं कि इस क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य आएंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना है। तो आइए 2022 में पूछे गए प्रश्न का आंसर अहमद सर से सुनेंगे। आप सुनिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 1, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी लिखना। व्यवहारिक अनुकूलन, एडेप्टिव, बिहेवियरल एडेप्टिव, जो व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा कि कुछ प्राणियों में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए या प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं। और व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आते हैं। जो पौधे जो फ्रॉग, जो मेढक में जो व्यवहारिक अनुकूलन होता है, जैसे कि एस्टिवेशन है और हाइबरनेशन है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, ये मेढक में व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं। समझ में आया बात? जो प्रतिकूल परिस्थिति में बचने के लिए अपने व्यवहार में अनुकूलन होते हैं, अनुकूलन करते हैं। जैसे कि जाड़े के मौसम में ठंडक से बचने के लिए पानी के नीचे पहुंच करके निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, इसे हम लोग शीत निष्क्रियता कहते हैं। और गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए पानी के नीचे पहुंच करके या कीचड़ के नीचे पहुंच करके निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम उसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अब आइए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, बधियाकरण मतलब होता है इसका सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें ऑपरेशन के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जाता है। इसके 2 विधि है, एक है ट्यूबेक्टोमी और एक है वैसेक्टोमी। मतलब एक ट्यूबेक्टोमी फीमेल नसबंदी और वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल नसबंदी होता है। चलिए अब देखिए तीसरा का है, हम निम्नलिखित को कॉलोनिंग साइट, कॉलोनिंग साइट कहते हैं हम जो वेक्टर के जिस भाग से, वेक्टर में जिस पोजीशन पर हम जीन को कॉलोनिंग कराते हैं, जीन को अटैच करते हैं, हम उसको कॉलोनिंग साइट कहते हैं। दूसरी बात है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं ये जीन स्थानांतरण की एक विधि होती है। इस विधि के द्वारा हम जीन को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट होस्ट सेल के केंद्रक में हम जीन को प्रवेश कराते हैं, तो इसे हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। ये एक प्रकार के जीन स्थानांतरण विधि होते हैं। अब आइए चौथा में है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन ये दोनों अलैंगिक जनन की विधि होती है। ये दोनों अलैंगिक जनन की विधि होती है। इसमें बाइनरी फ्यूजन में होता है कि ये एक कोशिकीय जीवों में अनुकूल परिस्थिति में, याद रहे ठीक से, एक कोशिकीय जीवों में अनुकूल परिस्थिति में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जब एक बार में सिर्फ 2 नए जीव बनते हैं तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल में होगा अमीबा, अमीबा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये आ जाएगा बाइनरी फ्यूजन में। अब आइए हम लोग देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन।
जब एक कोशिकीय जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक बार में अनेक नए जीव बनते हैं तो हम इसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये हो जाएगा, इसके उदाहरण हो जाएंगे अमीबा। अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थिति में आएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। दूसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब देखिए अगला है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहते हैं हम लोग जिसमें दोनों जीव, जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसके विपरीत के साथ क्रॉस कराया जाए तो दोनों का गुण समान रूप से जब संतति में आते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे काली गाय और उजले सांड के बीच प्रजनन होने पर बच्चा चितकबरा हो जाता है, या ब्लड ग्रुप ए और बी, अगर मेल का ए और फीमेल का बी होता है और बच्चे में ए बी दोनों का जीन आ गया तो हम इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। अब आइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें है कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराया जाता है तब कोई कैरेक्टर न डोमिनेंस होता है न रिसेसिव, बल्कि दोनों का मिश्रित गुण संतान में चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मीराबोलिस जालापा नामक पौधे में जब लाल उजला फूल वाले पौधे को क्रॉस करा जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सब का सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण। अब आइए छठा सवाल, मनुष्य में किसी दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम बताइए। मनुष्य में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हालांकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम आते हैं और एडवर्ड सिंड्रोम आते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम आते हैं और टर्नर सिंड्रोम आते हैं। आपको किसी दो का नाम बताना है। अब आइए जीन कोष, हम लोग देखते हैं जीन कोष, जीन पूल क्या है। तो किसी जीव के जो इंडिविजुअल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट को, हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट को हम लोग जीन पूल या जीन कोष कहते हैं। अपसारी और अभिसारी, एनालोगस और होमोलोगस। इसमें जो है अपसारी हो गया आपको होमोलोगस और अभिसारी हो गया आपको एनालोगस। तो देखिए होमोलोगस जो विकास, अपसारी विकास है तो दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो परंतु काम इसका अलग अलग हो तो हमको कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग अपसारी विकास। मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख। और अभिसारी विकास जिसे दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो परंतु दोनों के काम एक हो तो ऐसे विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। हम इसको अभिसारी विकास के उदाहरण में पक्षी के पंख और तितली के पंख आते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के आरएनए को बताना है तो आप जानते हैं कि आरएनए एक प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार, तो आरएनए जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये आरएनए जो होता है, आरएनए ये तीन प्रकार का हो जाएगा, आरएनए तीन प्रकार के हो जाएंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब आइए ऑपरन को परिभाषित करना है और इसके घटक जीन का नाम बता। ऑपरन मॉडल की जो जानकारी दिया था वो जैकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑपरन क्या है? ऑपरन एक प्रकार का जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिणत कर देते हैं। इसके अंदर जो जीन होते हैं वो घटक जीन में ऑपरन जीन, प्रोमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन आते हैं।
अब हम लोगों को कलिका तथा पत्र कलिका, कलिका जो हो गया वो तना के ऊपर जो होता है पत्ते के समान संरचना होती है या फ्लावर के समान संरचना होती है तना के अग्रभाग में, उसको हम लोग कहते हैं कलिका। इसका उदाहरण होता है जो सूर्यमुखी। और पत्र कलिका, पत्र एक संघनित संरचना होती है, पौधे में एक संघनित संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पत्र कलिका। ये पाए जाते हैं एगैब पौधा में, एगैब पौधा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है, इन दो रिस्ट्रक्शन एंजाइम का नाम बताएं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए अणु को छोटे छोटे खंडों में काटते हैं, इसलिए हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम को डीएनए अणु की कैंची भी कहते हैं, यानी मोलेकुलर सीजर ऑफ डीएनए। इसको डीएनए को काटने वाला यंत्र होता है। और इसे दो रिस्ट्रक्शन एंजाइम, तो देखिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम अनेकों हैं। उसके बाद है इसमें है जैसे हैंड, है ना, हैंड सेकंड इको आर आई, हैंड सेकंड इको आर आई इत्यादि कर, ये सब के सब रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं। अगर निम्नलिखित को केवल चित्र के द्वारा बनाना, हम लोग मेटाफेज, ये जो सेल डिवीजन में मियोसिस स्टेज का जो मेटाफेज होता है वो मेटाफेज को बनाना है कि मेटाफेज है और यहाँ पर ये दोनों ये ध्रुव हो जाता है। और मेटाफेज की संरचना में ये सब के सब स्पाइंडल फाइबर होते हैं, ये एस्टररेज होते हैं। और इस अवस्था में क्रोमोसोम पेयर, इस अवस्था में क्रोमोसोम पेयर बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, बीच में मध्य में आ जाते हैं, मध्य में इक्वाटोरल प्लेट पर आ जाते हैं, मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, दूसरा है इसमें कि बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है उसमें द्विखंडन को दिखाना। तो देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता नहीं। तो इसमें ये जो टूट करके बनाएगा, दो बैक्टीरियल सेल बनाएगा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये दो बनाएगा, ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो दो बनाएगा। तो ये दो जो न्यू बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से दो नया बन जाएगा बाइंडिंग फिजन के द्वारा। अब देखिए पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षेप में उदाहरण। पीरक प्रतिरोधी पौधा, देखिए मेरे बच्चों, ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसमें बाहर से जीन को प्रवेश करा करके हम उसको रोग प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी बनाते हैं। तो ऐसा पौधा जिसमें कीट को, पीड़क को सहन करने की या उसके प्रभाव से बचने की क्षमता होती है, हम वैसे पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा का उदाहरण है बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ये सब के सब पीड़क प्रतिरोधी पौधा होता है। अगला देखिए, फूड चेन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इकोसिस्टम में विभिन्न कोशीय स्तरों के बीच जो आहार की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए जो श्रृंखलाएं बनती है, हम उसी श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं। मेरे बच्चों फिर सुनो, ध्यान से सुना जाए कि किसी इकोसिस्टम में विभिन्न कोशीय स्तरों के बीच भोजन प्राप्ति के लिए बने श्रृंखला को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फूड चेन में ये गरास है, इंसेक्ट खा गया इसको, इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। ये जो चैन बनेगा ये फूड चैन हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब निम्नलिखित रोग के हमको रोग जनक का नाम बताना, रोग जनक का, पैथोजेन का। तो अमीबिएटा,
ये किसके द्वारा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और ये हो जाएगा एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड। अब देखिए प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन। प्रतिजैविक मतलब क्या हो गया? एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन, तो ये भी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, ये शरीर के भीतर बनते हैं। और इंटरफेरॉन वायरल इफेक्ट सेल से जो विशेष प्रोटीन बनता है, हम उसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन सेल को वायरस के प्रभाव से बचाता है। जो बचे हुए सेल होते हैं उस सेल को वायरस के प्रभाव से बचाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या? जीन विनिमय मतलब ये है, जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं? क्रॉसिंग ओवर, देखिए मेरे बच्चों, जब जायगोट का निर्माण होता है तो उसमें दो गैमेट के क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं। तो दो गैमेट के क्रोमोसोम के बीच गुणों के जो आदान प्रदान होते हैं, हम उसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही पेरेंटल कैरेक्टर चाइल्ड में जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब जायगोट निर्माण के समय दो भिन्न गैमेट के क्रोमोसोम के गुणों के बीच आदान प्रदान की जो क्रिया होती है, हम उसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है स्टामेन और कार्पेल का नामांकित चित्र बनाना है। अब हम बताते हैं स्टामेन और कार्पेल का नामांकित चित्र बनाना। तो देखिए मेरे बच्चों, ये स्टामेन है, ये स्टामेन है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर। इसको कनेक्टिव और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया स्टामेन। ये फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपको देखिए कार्पेल, तो कार्पेल को आप देखेंगे, कार्पेल में आप देखिए कि ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, ये कार्पेल। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। स्टामेन और कार्पेल का नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन नहीं करना। अगर ऐसा सवाल पूछे, 2 मार्क्स के सवाल में पूछा जाता है, आपको 2 नंबर का 2 नंबर जो है गारंटेड मिल जाएगा। कोई अगर मगर की बात नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए आंसर को ठीक से अगर बोर्ड में लिख दें, इसी स्टाइल में लिख दें, क्योंकि हम +2 के जो लेक्चरर भी हम हैं, तो एफिलेटेड कॉलेज के लेक्चरर हैं, परंतु कॉपी तो जांचते ही हैं। जब जांचते हैं तो नंबर हम लोग जिस हिसाब से देते हैं, जो बच्चा सटीक आंसर लिखता है तो उसके आंसर के हिसाब से मार्क्स में कोई कटौती नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप सही लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इस बात को का आप यकीन रखें। चलिए अब देखिए कहा कि 4 शर्करा उत्पादक पौधे का नाम बताइए। कह रहे जिससे कार्बोहाइड्रेट, जिस पौधा से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है उस पौधे का नाम बताना है।
तो इस पौधे के नाम को आप तो पहले एक बात जानी, जैसे गन्ना है, जैसे कि आपको पोटैटो आलू है, गेहूं है और मक्का है। ये 4 पौधे हैं और इस 4 पौधे के वैज्ञानिक नाम को हम इसको लिख करके और इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो 4 शर्करा उत्पादक जो पौधे के वैज्ञानिक नाम है, तो देखिए मेज, राइस, शुगर कैन और पोटैटो, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो जिया मेज, उसके बाद ओरिजा सतिवा, उसके बाद देखिए शुगर कैन का सैकरम बारबेरी और पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम, ये चारों वैज्ञानिक नाम हो गया। ये मैं आज आप लोगों को 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन जो पूछा गया है, हम उसका आंसर आपको बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड PBr 322, इसका जो है संरचना बनाना, फिगर बनाना। तो पहले जानिए कि ये जो प्लाज्मिड है PBr 322, ये एक प्रकार के संवाहक होते हैं। इसके माध्यम से जीन को, बाहरी जीन को होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। इसका फिगर NCERT के बुक में भी दिया हुआ है और इसलिए राउंडेड फिगर होता है और कई प्रकार की इसके अंदर संरचनाएं जुड़ी होती है। अब आइए हम लोग देते हैं ADA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ADA एडिनोसिन डिमिनेज, इसका फुल फॉर्म होता है ADA का एडिनोसिन डिमिनेज। ये एक प्रकार के हार्मोन के कमी के कारण जो है तो ये रोग होता है और इस रोग में बच्चे अधिक उम्र का होने पर भी नाटा मालूम पड़ता है, कम उम्र का मालूम पड़ता है। और ADA का जो उपचार जो है वो सबसे पहले जीन थेरेपी के द्वारा किया गया था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ADA एक प्रकार के रोग होते हैं जो एंजाइम की कमी के कारण जो है, जो हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये जो ADA इसका फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन डिमिनेज, एडिनोसिन डिमिनेज, एडिनोसिन डिमिनेज, डिमिनेज, इसी को हम शॉर्ट में ADA कहते हैं। इसका उपचार जीन थेरेपी के द्वारा सबसे पहले एक 4 वर्षीय लड़की में 1990 ईस्वी में किया गया था, जो सफल रहा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना प्रोटीन सिंथेसिस पर म्यूटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सेल के भीतर प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती रहती है। सेल के भीतर प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती रहती है और ये क्रिया 2 स्टेप में होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब कह रहा कि म्यूटेशन के कारण इस क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो म्यूटेशन के कारण प्रोटीन निर्माण की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। पहले तो अगर नंबर 1 में होगा कि जब DNA जब म्यूटेशन होगा, इसमें प्रोटीन निर्माण में जब म्यूटेशन क्रिया होगी तो DNA प्रभावित हो जाएगा। DNA के जो जीन होंगे, DNA में जो नाइट्रोजन से बेस पेयर होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे और जीन के प्रभावित होने के कारण इसमें जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी। दूसरी बात, इसके नाइट्रोजनस बेस में अगर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है तो अगर जल्दी, क्योंकि इनिशियल कोडोन जब होगा तो प्रोटीन निर्माण शुरू होगा और जब इनिशियल कोडोन टर्मिनेशन कोडोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया रुक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण की क्रिया में म्यूटेशन के कारण प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, चौथा प्रश्न है कि जैव आवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? तो हम पीरकनाशी या कीटनाशी या खरपतवार नाशी का उपयोग जब फसल पौधे में करते हैं तो इसको जब कीट खाता है तो ये रसायन कीट के शरीर में चला जाता है और उसके संतान में वृद्धि हो जाती है। जब कीट को उससे पक्षी खा लेता है, उसको पक्षी खा जाता है, तब ये रसायन कीट के माध्यम से पक्षी के शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न कोशीय स्तर में रासायनिक जो हानिकारक रसायन है उसके सांद्रण में वृद्धि होती चली जाती है। इस वृद्धि को ही हम
बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। यह जितने उच्च स्तरीय जो कोशीय स्तर होंगे उसमें ज्यादा जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन पाया जाता है। अब आइए हम लोग बीटी कॉटन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। बीटी कॉटन ऐसा कपास जिसमें बाहर से जीन को तकनीक के द्वारा प्रवेश कराया गया हो, तो वैसे कपास को हम बीटी कॉटन कहते हैं। बीटी कॉटन एक प्रकार के ट्रांसजेनेसिक क्रॉप या पीरक प्रतिरोधी क्रॉप होते हैं। ये अधिक उपज देने वाले होते हैं और कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले भी होते हैं। आइए अब हम देखते हैं संक्षेप में करना है GIFT। ये जो GIFT है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये एक प्रकार के ART मेथड होते हैं। इस मेथड के द्वारा बांझ फीमेल में संतान उत्पन्न किया जाता है। GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस मेथड में हम बाहर से डोनर से हम गैमेट प्राप्त करके, मेल से गैमेट प्राप्त करके, और हम फीमेल के बॉडी में, या फिर हम लोग अगर फीमेल के अंदर खराबी है तो डोनर फीमेल से गैमेट प्राप्त करके टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ओविडक्ट में स्थानांतरित करते हैं और उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसे हम बोलते हैं GIFT मेथड। यह एक प्रकार के ART मेथड होते हैं। जैव परवलीकरण, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन, ये बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन, जैव परवलीकरण मतलब बात ऐसा तकनीक, या किसी हम ये कह सकते हैं तकनीक के द्वारा हम जीन को पौधे में हम प्रवेश करा करके उस पौधे में उच्च पोषक गुण वाले या गुणवत्ता वाले पौधा जो विकसित करते हैं, तो इस तकनीक को हम जैव परवलीकरण कहते हैं। इस तकनीक के द्वारा फल, सब्जी या खाद्यान्न में पौष्टिक गुण उत्पन्न करते हैं। क्लोनिंग वाहक को परिभाषित करना है और दो का नाम बताना है। क्लोनिंग वाहक ऐसा वेक्टर जिसमें जीन को जोड़ते हैं, ऐसा वेक्टर जिसमें हम जीन को जोड़ते हैं और जोड़ करके हम जीन का स्थानांतरण करते हैं न्यू होस्ट सेल में, तो उस वाहक को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। इसमें TI प्लाज्मिड है, EcoRI है, ये जो है TI प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड PBR 322, ये जो है इसके उदाहरण होते हैं। जीन म्यूटेशन से क्या समझते हैं? लिखें, जीन म्यूटेशन DNA के सिंगल नाइट्रोजीनस बेस पेयर में, DNA के सिंगल नाइट्रोजीनस बेस पेयर में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की क्रिया को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं और जीन म्यूटेशन को ही हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और इसके कारण जीवों में सिकल से मानव में, विशेष करके मानव में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जीन म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग कहते हैं जैव विविधता संरक्षण के बारे में बताइए। ये जैव विविधता संरक्षण जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, तो बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में सहायक होते हैं और मानव के लिए जन कल्याणकारी भी होते हैं। अब कई कारणों से जैव विविधता की क्षति होती जा रही है, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में हम किसी जंगल के भीतर विशेष घेरा बना करके संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और जब जंगल के बाहर हम विशेष घेरा बना करके और संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब आइए हम देखते हैं जलीय पौधे में जो पारिस्थितिक अनुकूलन है क्या होता है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है एक्वाटिक प्लांट में। तो एक्वाटिक प्लांट में इसके जड़ अल्प विकसित होंगे, तना लंबे होंगे, खोखले होंगे, लचीले होंगे और इसके बाहरी भाग में मोमीय परत होंगे। इसके पत्ते के बाहरी भाग में क्या होंगे? मोमीय परत होंगे
जो इसको सड़ने गलने से बचाएगा। इसके अलावा पत्ते के किनारे जो होते हैं वो कटे फटे होते हैं, ताकि पानी की जो लहरें हैं, हिलकोरे हैं, उससे पत्ता फटे नहीं। इससे किनारे क्या होते हैं, कटे फटे होते हैं। अब देखिए इनब्रीडिंग से आप क्या समझते हैं? तो जब ये इनब्रीडिंग एनिमल में होता है तो इसमें होता है कि एक ही नस्ल के मेल और फीमेल पशुओं के बीच जब प्रजनन की क्रिया होती है तो हम उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। ये 4 से 6 पीढ़ी तक ये प्रजनन क्रिया होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही नस्ल के मेल और फीमेल पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को इनब्रीडिंग कहा जाता है। अब कह रहे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसको हम लोग टी सेल और बी सेल भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। तो टी सेल और बी सेल दोनों बनते हैं बोन मैरो में। बी सेल बोन मैरो में ही रह जाते हैं, जबकि टी सेल परिपक्व होने के लिए थायमस में जाते हैं। बी सेल या बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनता है, जबकि टी जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं एंटीबॉडीज बनते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को प्रोटीन निर्माण की क्रिया में सपोर्ट करते हैं, या एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया में सपोर्ट करते हैं। सार्कोमा से क्या समझते हैं? सार्कोमा, चलिए सार्कोमा, सार्कोमा से क्या समझते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखना है, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो ऐसे क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं हम उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है, एक्स और वाई। एक्स एक्स फीमेल गुण के लिए और एक्स वाई मेल गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग देखिए अपरा प्लासेंटा पर संक्षेप देखना। प्लासेंटा क्या होता है? तो इम्ब्रियो के चारों ओर एक मोटी परत बनती है, जिसे हम लोग अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा से गर्भावस्था में कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे होमोकोरियल प्लासेंटल हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन प्लासेंटा से स्रावित होता है। और प्लासेंटा और उसके जो है भ्रूण के बीच एक कनेक्टिव ट्यूब होते हैं, जो प्लासेंटा से ब्लड पोषक तत्व को भ्रूण में पहुंचाते हैं और भ्रूण से विकारीय पदार्थ को प्लासेंटा में पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार प्लासेंटा गर्भावस्था में एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। अब देखिए जल परागण, वाटर के द्वारा माना हाइड्रोफिली। तो फूल वाले पौधे में जल के माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है, जल के माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली या जल परागण बोलते हैं। जल परागण ये जलीय पौधे में हाइड्रिला है, वेल्सनेरिया है, जोस्टेरा है, इसमें ये इसके द्वारा परागण क्रिया होती है। देखिए अब हम लोग ये देख रहे हैं 18वां है रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बायोजेनेसिस लॉ, बायोजेनेटिक लॉ जो है इसने एच हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उसने बताया कि इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो में अपने पूर्वज के गुण आते हैं। तो इम्ब्रियो के द्वारा जो पूर्वज का गुण जो नए संतान में पहुंचते हैं, तो इसी को हम लोग रिकैपिचुलेशन कहते हैं। इम्ब्रियो के द्वारा है ना, या इम्ब्रियो के माध्यम से जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है, जेनेटिक कैरेक्टर चूंकि न्यू चाइल्ड में जाता है, तो हम इसी को रिकैपिचुलेशन कहते हैं। अब देखिए ये जो 19वां सप्रश्न है कि आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं और यह किन चीजों पर निर्भर रहता है? आबादी घनत्व हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित जनसंख्या में जो उसकी बढ़ोतरी की जो दर होती है
उस तीव्र गति के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, हम उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये जो जनसंख्या घनत्व है वो किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, तो आबादी का क्षेत्रफल, आबादी की संख्या, उसके आयु, जन्म दर, मृत्यु दर, भोज पदार्थ की उपलब्धता इत्यादि, इन सारी चीजों पर ये निर्भर करते हैं। अब देखिए लास्ट में है 20वां क्वेश्चन है, यह है एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ये है कि जब गर्भावस्था में कोई फीमेल जानबूझकर दवा खा करके गर्भ को नष्ट कर गर्भाशय से बाहर निकालते हैं, तब इस क्रिया को हम एमटीपी कहते हैं। एमटीपी 12 सप्ताह तक के गर्भ का एमटीपी सुरक्षित माना जाता है और 12 सप्ताह के बाद के गर्भ का एमटीपी हानिकारक माना जाता है। एमटीपी जो होती है वो कुछ परिस्थिति में न्याय उचित होता है, जबकि एमटीपी पर हमारे देश में पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। तो आइए हम आज आप लोगों को बता रहे हैं 2024 में बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसके प्रश्न को बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस चैप्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर दी जाए। तो आइए बिना देरी के, पहला क्वेश्चन है मोएट क्या है। मोएट तो आप जान लीजिए, मोएट का जो फुल फॉर्म होता है मल्टी ओवुलेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक होता है। ये एक तकनीक है, ये एक विधि है, और इस विधि के द्वारा हम किसी भी प्राणियों से, एनिमल से ओवुलेशन की क्रिया में हार्मोन का उपयोग करके हम अधिक से अधिक ओवम उत्पन्न करते हैं। हार्मोन का उपयोग करके गाय से हम 6 से 8 ओवम को एक बार में हम उत्पन्न करते हैं, जिसे हम मल्टी ओवुलेशन कहते हैं। एक बार में 2 से अधिक ओवम उत्पन्न होने की क्रिया को हम मल्टी ओवुलेशन कहते हैं। और फिर इस ओवुलेशन के बाद उससे जो इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो को हम स्थानांतरित करते हैं उसी जाति के दूसरे फीमेल में, तो हम इसको इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं। दूसरी बात, अब आइए ये रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेट कैसे काम करता है। देखिए, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेट एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसकी प्राप्ति बैक्टीरिया से होती है। यह विशेष एंजाइम डीएनए अणु को भीतर में काटते हैं, विशेष स्थान पर काटते हैं, इसलिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम को हम डीएनए अणु की कैंची भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर ऑफ डीएनए मतलब रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेट डीएनए अणु को काटने वाली कैंची है, मतलब वो कैंची के समान काम करते हैं। इस एंजाइम का बायोटेक्नोलॉजी में अत्यधिक महत्व है। तीसरा प्रश्न है आपको, बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट के परतान में क्या संबंध होता है। तो देखिए, दोनों बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट के परतान, कुकुरबिट में खीरा, तरबूजा, फूट, ककड़ी, बतिया इत्यादि आते हैं, उसके परतान टेंड्रिल, उसके टेंड्रिल होते हैं। दोनों की उत्पत्ति और संरचना जो होती है वो भिन्न होते हैं, और दोनों की संरचना उत्पत्ति जो होती है एक समान होते हैं, परंतु काम भिन्न होते हैं। जैसे कांटा सुरक्षा प्रदान करता है और परतान पौधे को आगे बढ़ने में, ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दोनों के काम अलग अलग हैं। तो जब ऐसे दो जाति के अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो परंतु काम अलग अलग हो, तो ऐसे सुंदर अंगों को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ऐसे जो अंग है उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये होमोलोगस ऑर्गन विकास का प्रतीक होता है। चलिए अब देखिए, चौथा सवाल है कि प्लाज्मोडियम के विभिन्न जाति के नाम लिखिए। तो अब कह रहा है कि दुर्लभ प्रजाति या जो मैलिग्नेंट मलेरियल फीवर है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो पहले जानिए, मलेरियल परजीवी, मलेरियल पैरासाइट मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लियर है। मलेरिया परजीवी भारत में 4 जाति पाए जाते हैं, मलेरियल फैल्सिपेरम, मलेरियल ओवेली, मलेरियल प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम मैलेरी
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवली और प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये 4 जाति है, जिसमें सबसे दुर्लभ जाति जो है वो जो मलेरियल जो मैलिग्नेंट मलेरियल फीवर उत्पन्न करता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। याद रहे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक मलेरियल पैरासाइट से मैलिग्नेंट मलेरिया फीवर उत्पन्न होता है। मेरे बच्चों, ये मलेरिया बुखार बहुत घातक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपको, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या? सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी। ये एक प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं जो सेल के भीतर, ब्लड के भीतर ये हानिकारक पैथोजेन को पहचान करके उसको नष्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी एक प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं। ये हमारे शरीर को पैथोजेन से सुरक्षा प्रदान करते हैं या रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब आइए मेरे बच्चों, हम देखते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम नामक कवक से इस एंटीबायोटिक की प्राप्ति होती है। और ये इस जो एंटीबायोटिक है इसका उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किया जाता है। हम लोग जब किसी व्यक्ति का जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस रोगी के उपचार में साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग किया जाता है। 2 बात याद रखना है कि ये ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम नामक कवक से इसकी प्राप्ति होती है और इसका उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, यानी जिस रोगी का अंग प्रतिरोपण किया जाता है जिस रोगी में, उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हम हरे पौधे, जो हरा पौधा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं, तो हरे पौधे में इस क्रिया को, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यही जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो इसको उपयोग करते हैं, हरे पौधे को उपयोग करते हैं, और शाकाहारी जंतु के ऊर्जा का उपयोग भोजन के रूप में मांसाहारी जंतु करते हैं। तो मांसाहारी जंतु के लिए शाकाहारी जंतु जो होता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का काम करता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा शाकाहारी जंतु। अब देखिए डैप्सन यूनिट क्या है? तो अब देखिए ये जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसकी जो माप के लिए हम लोग जो इस इकाई का उपयोग करते हैं उसको हम लोग डैप्सन यूनिट कहते हैं। डैप्सन यूनिट के द्वारा हम वायुमंडलीय आवरण को, वायुमंडलीय का जो हम लोग थिकनेस होता है उसकी हम माप करते हैं। उसके माप करने वाला इकाई को हम डैप्सन यूनिट कहते हैं। अब देखिए डीएनए खंड का पृथक्करण और इसका हम लोग विलगीकरण कैसे करते हैं? तो देखिए डीएनए खंड को पृथक्करण और उसका विलगीकरण हम लोग जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट में ये दोनों काम होते हैं। डीएनए टुकड़ा को अलग करने के लिए हम लोग डीएनए टुकड़ा को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड का उपयोग के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, डीएनए खंड को हम अलग करते हैं। और अलग करने का फिर साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम इसको क्या करेंगे, इसको विलगित करके हम उसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए एलिसा टेस्ट क्या है? तो एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, है ना। लेकिन ये एंजाइम लिंकेड इम्यूनो है ना सॉल्वेंट एसे, इसका पूरा नाम होता है एलिसा का। ये एक प्रकार की टेस्ट पद्धति होती है, ये टेस्ट मेथड होते हैं। इस मेथड के द्वारा हम लोग जैसे कि कैंसर हो, एड्स हो, इसका जांच करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एलिसा जो होती है वो एक प्रकार के टेस्ट टेक्निक है या टेस्ट मेथड होते हैं। अब देखिए समष्टि वृद्धि किन बातों पर निर्भर करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले तो पॉपुलेशन किसी निश्चित इकाई में, निश्चित क्षेत्रफल में, निश्चित इकाई में, किसी निश्चित जनसंख्या में
जो किसी क्षेत्रफल की जो निश्चित जनसंख्या होती है उसमें इकाई समय में जो बढ़ोतरी होती है हम उस वृद्धि को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ किन बातों पर निर्भर करेगी? तो पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ के जनसंख्या, उपलब्ध जनसंख्या पर, वहाँ के उपलब्ध संसाधन पर, वहाँ के वातावरण पर, मृत्यु दर पर, जन्म दर पर, इन सभी बातों पर ये जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है। अब देखिए परजीवी अनुकूलन की व्याख्या करना। परजीवी अनुकूलन जो पैरासाइटिक एडाप्टेशन होता है, तो कोई भी जंतु हो, कोई भी पौधा हो, उसमें जो परजीवी अनुकूलन होता है, पैरासाइटिक एडाप्टेशन जो होता है, मतलब कि जो अपने भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दूसरे पर निर्भर रहने के लिए उसके शरीर के अंदर भी कुछ अनुकूलन होते हैं। जैसे कि भोजन को चबाना नहीं बल्कि भोजन को चूसने के लिए शक्कर की व्यवस्था होती है, उसमें पचाने की व्यवस्था उसी हिसाब से होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो परजीवी एडेप्टेशन होता है वो कुछ जंतुओं में जीवन यापन के लिए अनिवार्य होते हैं। लघु बीजाणुधानी, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना बनाना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम आप देखें कि ये एंथर जो होता है, एंथर, ये एंथर है, एंथर के भीतर हम लोग देखते हैं, सॉरी ये एंथर है, ये एंथर, स्टामेन होता है, स्टामेन के अग्र भाग को हम कहते हैं एंथर। अब इस एंथर में होता है चैम्बर, तो इस एंथर में चैम्बर को हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि ये 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। क्या इसी को हम लोग पोलन चैम्बर या पोलन सैक कहते हैं। पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर या पोलन सैक कहते हैं, इसी को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसके भीतर में बनता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। ये हो गया टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर हो गया। तो पोलन चैम्बर के भीतर क्या होता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये पोलन चैम्बर जो है वो एंथर के भीतर 4 की संख्या में होती है, इसे हम लोग पोलन चैम्बर कहते हैं या पोलन सैक कहते हैं या इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसी के भीतर इन पोलन ग्रेन का निर्माण होता है और ये पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, फूल वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फूल वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन की जानकारी सबसे पहले एस.जी. नवास्की नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसने बताया कि फूल वाले पौधे में जब 2 मेल गैमेट ओवरी के भीतर एम्ब्रियो सैक में 2 फीमेल गैमेट के साथ संयोग करके जायगोट और एंडोस्पर्म बनाते हैं, तो इसी क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फूल वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट और एंडोस्पर्म बनते हैं। जायगोट डेवलप होकर के भ्रूण में परिणत हो जाता है, एंडोस्पर्म भ्रूण के पोषण में सहायक होते हैं। आइए मेरे बच्चों, अब देखना स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मेल जर्म सेल को ही हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मेल जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब स्पर्मेटोगोनिया में 2 बार माइटोसिस डिवीजन होते हैं तो 4 की संख्या में जो डॉटर सेल बनते हैं हम उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, यही स्पर्मेटिड में परिणत होते हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों को 16वां क्वेश्चन देखना। 16 क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली क्या है, ये कैसे काम करता है? तो मेरे बच्चों, गर्भ निरोधक गोली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो बर्थ कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। इस गोली का निर्माण जो होता है वो रासायनिक मेथड के द्वारा किया जाता है, केमिकल मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं और ये हार्मोन शरीर के भीतर पहुंच करके फीमेल में ओवुलेशन क्रिया को रोकते हैं। तो इस प्रकार ये हार्मोन ओवम के निर्माण को प्रभावित करते हैं, ओवम के निर्माण को रोकते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर में, फीमेल के शरीर में क्या होते हैं, काम करते हैं। मानव वंशावली में नर मादा मैथुन के लिए आपको जो है समान रक्त के लिए जो सम एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को, तो प्रतीक को देखिए
आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, पेडागरी एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण में मेल फीमेल, उसके कपुलेशन, समरक्त का सिंबल बना होता है। सिर्फ उस सिंबल को, उस नमूना को हमको लिखना है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य क्या है, तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वो एक प्रकार की योजना होती है जिसमें मानव शरीर से जीन प्राप्त कर उसके लक्षणों के जो योजना तैयार की जाती है, लक्षणों को जो लिखने की, लक्षणों को जानकारी प्राप्त करने की जो योजना तैयार की जाती है, हम उसी को बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका जो मेन लक्ष्य है कि भविष्य में मानव जीन की जानकारी प्राप्त होना, उनके लक्षणों की जानकारी प्राप्त होना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम लोगों को देखना है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें हम लोगों को दो बातें तो याद रखनी होगी। पहली बात कि ये मेंडल नियम के एक अपवाद हैं, और ये मेंडल नियम के एक अपवाद है। इसमें क्या होता है कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को जब उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस करने पर जब दोनों के जीन अपूर्ण रूप से संतान में जाते हैं, कोई डोमिनेंट नहीं हो पाता है, तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मीराबोलिस जालापा के लाल और उजले फूल वाले पौधे में क्रॉस करा जाता है, तो प्रथम पीढ़ी के सभी संतति गुलाबी रंग के फूल वाले उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई डोमिनेंट नहीं है, न लाल डोमिनेंट है न उजला डोमिनेंट है, बल्कि दोनों का मिक्स रूप जब आता है तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे इसको। इसका देखिए अगर कह रहा है अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, AB है, और पिता का O है, तो देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मदर का A है, मदर का क्या है? A है, AB है, मदर का AB है और पिता का O है। मदर का AB है और इसका O। तो अब इसके संतान में क्या होगा? A वाला भी होगा, B वाला भी होगा, AB वाला भी होगा और O वाला भी संतान होगा। इस तरह के इसके बच्चे जो जन्म लेंगे, पॉसिबल चाइल्ड जो होगा, पॉसिबल चाइल्ड इसमें पॉसिबल चाइल्ड में ये हो सकते हैं, A वाला होगा, B वाला होगा या AB वाला होगा। तो बच्चों मैं आज आप लोगों को 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रश्न, मैं उसका आंसर आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने और देखें। तो आइए बिना किसी देरी के मैं 2025 में पूछे गए प्रश्न का आंसर बताने जा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, जर्म प्लाज्म को परिभाषित करना है। तो जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म एक सिद्धांत है जिसमें आनुवंशिक गुण होते हैं और जो जीवों के विकास में और उसके संरक्षण में सहायक होते हैं। जर्म प्लाज्म नए जीवों के उत्पत्ति में भी सहायक होते हैं। तो अब हम उसे जर्म प्लाज्म कहते हैं कि ऐसी संरचना जिसमें नए जीव निर्माण की क्षमता होती है या नए जीव के विकास की क्षमता होती है, हम उसी को जर्म प्लाज्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी क्या है? ये जीन लाइब्रेरी जो है एक प्रकार के जीनोम के जो कॉलोनी खंड का संग्रह होता है। इसके अध्ययन से हमको जीन की जानकारी प्राप्त होती है जो आनुवंशिक गुण के अध्ययन में सहायक होते हैं। अब देखिए हम लोगों को वाहित मल जल के किन्हीं दो हानिकारक प्रभाव, तो वाहित मल जल ये तीसरा प्रश्न है। तो हम लोग कहते हैं आवासीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के नालियों में बहने वाले जो गंदे जल होते हैं, हम उस गंदे जल को वाहित मल जल कहते हैं। और ये वाहित मल जल को जब जलाशय में गिराया जाता है तो जलाशय के जल प्रदूषित हो जाते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव दो, नंबर 1 के जल का प्रदूषित हो जाना और दूसरा
जलीय जीव को प्रभावित होना। जो जलाशय में जीव होते हैं वो इस प्रदूषण के कारण प्रभावित हो जाते हैं। अब आइए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपको, माइकोरिजा क्या है? तो माइकोरिजा एक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो उच्च स्तरीय पौधे के जड़ में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा कवक, ये एक प्रकार के कवक होते हैं जो उच्च स्तरीय पौधे के जड़ में रह करके सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए पांचवा, किन्हीं 4 मसाले का नाम लिखना है, उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो आइए अब देखिए ये 4 जो मसाला है, मसाला में हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी। हमको इसका वैज्ञानिक नाम जानना है, करकुमा लौंगा। हल्दी का हो गया करकुमा लौंगा, अदरक का हो गया जिंजीबर ऑफिसिनेल, काली मिर्च का हो गया पाइप निगरम, दालचीनी का हो गया सिनामोमर वैक्यूम। ये हो गया आपको इसका। अब देखिए ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी ये 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन। ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी में होता है कि जीवों के विकास से लेकर के उसकी परिपक्व अवस्था के जो अध्ययन होते हैं हम उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी बोलते हैं। फाइलोजेनी में जो जीवों के विकास का इतिहास की जानकारी होती है हम उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया। तो डीएनए में जो सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में गड़बड़ी होता है, इसके कारण जो म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं हम उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के कारण मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, हानिकारक प्रभाव है, एक है ब्लड की कमी हो जाते हैं, उसके आरबीसी की संरचना अर्धचंद्राकार हो जाती है, रक्त की मात्रा में कमी होती है और कमजोरी बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए पवित्र उपवन, इसको हम लोग तपोवन भी कहते हैं, पवित्र उपवन भी कहते हैं और हम लोग सैक्रेड ग्रुप कहते हैं। ऐसा धरातल का वह भूभाग जहाँ पर पूजा अर्चना या पूजा तपस्या इत्यादि किया जाता हो, उस स्थान को हम पवित्र उपवन कहते हैं। ये पवित्र उपवन भी एक प्रकार के वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए आवश्यक होता है या उसमें सहायक होते हैं। अब देखिए सी डीएनए और एस डीएनए। सी डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से जो डीएनए बनते हैं हम उसको बोलते हैं सी डीएनए, और सिंगल डीएनए से जो डीएनए बनेंगे हम उसको बोलेंगे जो एस डीएनए बोलते हैं। ये एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब हम लोग एपिस्टोसिस, ये एक प्रकार के जो आनुवंशिक प्रक्रिया होती है, इसमें कोई एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है। इस प्रकार एक जीन ही प्रकट हो पाते हैं। तो जीन की वह प्रक्रिया जो अपने प्रभाव से दूसरे को दबाता हो हम उसको एपिस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद देखिए छलावन, कामूफ्लेज। कामूफ्लेज कहते हैं जीवों में वह एक्टिंग या वह क्रिया जो शत्रु से बचने के लिए अपनाई जाती है, और ये क्रिया रंग बदल, हम ये भी कह सकते हैं कि जीवों में शत्रुओं से बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए रंग बदलने की जो क्षमता होती है हम उस क्रिया को कामूफ्लेज कहते हैं। जैसे मेढक शत्रु से बचने के लिए घास में जाकर के छिप जाता है और रंग को बदल लेते हैं, तो मेढक की यह प्रक्रिया कामूफ्लेज कहलाती है। अनुसंधान में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? देखिए अनुसंधान जो हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो रिसर्च वर्क में ये सूक्ष्मजीव की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे जो एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इंजाइम का निर्माण होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेवरेज का निर्माण होता है, उसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों
के विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क में जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि की भूमिकाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक है कि जंतुओं की ऐसी सूची या पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों के नाम दर्ज होते हैं, हम उस सूची या उस डाटा को रेड डाटा बुक कहा जाता है। ये रेड डाटा बुक्स के अध्ययन से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे देश में, हमारे जो पर्यावरण है उसमें कौन से ऐसे प्राणी हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी है। तो संकटग्रस्त प्राणियों की जो सूची होती है हम उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। अब देखिए रेड डाटा बुक समझ में आ गया कि ये एक पुस्तक है या एक सूची है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संकटग्रस्त प्राणी का नाम दर्ज होता है, हम उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। अब देखिए हम लोगों को है ये झिल्ली और बीज आवरण। तो झिल्ली जो कोशिका के ऊपर, जो जंतु कोशिका के जो बाहरी आवरण होते हैं हम उसको झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग रखते हैं या कोशिका को, जंतु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि सीड कोट जो है बीज आवरण, ये बीजों के ऊपर जो परत होती है हम उसको बीज आवरण कहते हैं। ये परत बीज को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए मेरे बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, मोरुला क्या है? मोरुला जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट हम पढ़े हैं, आप पढ़ चुके होइएगा। डेवलपमेंट जायगोट में मोरुला एक अवस्था होती है जो जायगोट निषेचन के बाद, जायगोट के क्लेवेज के बाद जब ये 16 कोशिका वाली गोलाकार संरचना बनती है तो हम इसी को मोरुला कहते हैं। ये जायगोट विकास की एक अवस्था होती है। अब देखिए सौ परागन के 2 लाभ, 100 परागन सेल्फ पॉलिनेशन के 2 लाभ को लिखना। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन उसे कहते हैं जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके स्वतः स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागन। और ये स्वपरागन जो होता है इसके 2 लाभ, तो स्वपरागन के लिए जो है जो मेल फीमेल को निकट होना चाहिए, एक ही समय में परिपक्व होना चाहिए। यह परागन की एक सस्ती विधि होती है और इस विधि के द्वारा अधिक संख्या में फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु के किन्हीं 2 लाभ को लिखना। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना एनिमल है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसा एनिमल जिसमें बाहरी जीन को प्रवेश कराकर उसके गुणों में हेराफेरी किया गया हो, परिवर्तन किया गया हो, हम उसको जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहते हैं। इसमें आता है रोजी काउ और इसकी 2 विशेषता, इसके जो दूध होते हैं वो पौष्टिक होते हैं और इसके दूध में जो विटामिन की मात्रा, जो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो अल्फा लैक्टोमिन नामक प्रोटीन जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। अब कैली-फिल्टर सिंड्रोम, ये देखिए सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। कैली-फिल्टर सिंड्रोम एक प्रकार के सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। जब किसी मेल चाइल्ड में नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति को हम कैली-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और कैली-फिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स की वृद्धि होती है, हम इसको 44 प्लस XXY के द्वारा दर्शाते हैं। ये कैली-फिल्टर सिंड्रोम, इसमें कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और ये मेल चाइल्ड में होते हैं और इसके अंदर कुछ जो है लक्षण डेवलप हो जाते हैं जो फीमेल रिलेटेड होते हैं। अब देखिए सहभोजिता को परिभाषित करना है, 2 उदाहरण देना। सहभोजिता, हम लोग कॉमन सेलिंग, 2 जीव या 2 जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो परंतु दूसरे को न लाभ न हानि हो, तो हम उसको कहते हैं सहभोजिता। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन सेलिंग। इसके 2 उदाहरण, एक शार्क और रिमोरा। दूसरा है देखिए
आर्किड्स और आम का पेड़, शार्क और रिमोरा और आर्किड्स का पेड़ और आम का पेड़, ये दो उदाहरण हो गए। रोगाणु क्या है? किसी एक पादप और एक जंतु रोगाणु का नाम है। रोगाणु पैथोजेन, पैथोजेन कहते हैं कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करता हो, हम उसे रोगजनक कहते हैं या पैथोजेन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया और वायरस, ये जो है पौधे में भी और जंतु में रोग उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग जंतु टीएमवी, ये तंबाकू के पौधे में रोग उत्पन्न करता है, जबकि बैक्टीरिया विब्रियो कॉलोनी ये मनुष्य में हैजा नामक रोग उत्पन्न करता है। तो मेरे बच्चों, ये 20 सवाल जो 2-2 नंबर का प्रश्न है, आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रश्न से भी आपको मदद मिलेगी, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखें।